नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम राजद दफ्तर के परिसर में हैं। कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने सम्राट चौधरी सरकार से 20 सवाल पूछे। 20 सवाल रीशुश्री मामले पर थे। इसके अलावा उन्होंने सम्राट सरकार पर कई आरोप लगाए, उन पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार पर भी उन्होंने निशाना साधा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हाल के दिनों में दो मामले जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं, पहला रीशुश्री मामला, दूसरा सद्गुरु जग्गी वासुदेव की संस्था को 1 रुपये की दर पर लीज पर ज़मीन देना। बांसघाट पर 1 रुपये में लीज पर ज़मीन दी गई है और मुंगेर में भी 1 रुपये की लीज पर ज़मीन दी गई है। इन दोनों मामले पर तेजस्वी ने आज सम्राट चौधरी सरकार से सवाल पूछा। इसके अलावा चर्चित टेंडर घोटाला मामले में भी रीशुश्री मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार किन्हें बचाना चाह रही है, इस मामले में क्या सच्चाई है, इसे उजागर करना चाहिए। किन अधिकारियों की भूमिका है, सरकार उन्हें क्यों बचाना चाह रही है, टेंडर कंपनियों की जांच क्यों नहीं हो रही है, रीशुश्री को अब तक कितने टेंडर दिए, टेंडर देने में कौन कौन लोग शामिल थे, सारी बातों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं तेजस्वी ने और क्या क्या बातें कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, खास तौर पे जो यहाँ हमारे मीडिया के बंधुजन, चाहे डिजिटल मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, या हमारे यूट्यूबर्स हों, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और काफ़ी महत्वपूर्ण इशू है। जिस इशू को, जिस विषय को हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं, पूरी बिहार की जनता एनडीए सरकार से, जो 21 साल से भी ज़्यादा सत्ता में है, उनसे सवाल पूछना चाहती है। और लोगों को इंतज़ार है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनसे वो जवाब चाहते हैं। आप सब लोगों को बता दें कि आप सब लोगों ने कई महीनों से जो रीशुश्री का जो मामला है वो चल रहा है। बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, सीएमओ से लेकर के सभी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इस विषय को लेकर के हमारे कुछ गंभीर सवाल हैं और सत्ता पक्ष से हम लोग जानना चाहते हैं। जो सवाल आप लोगों के माध्यम से हम रखना चाहते हैं सरकार के आगे, जो बिहार की जनता चाहती है कि सरकार, मौजूदा सरकार, इसका जवाब देने का काम करे। एनडीए की दिवालिया राजनीति और दिवालिया नेतृत्व के कारण जो वित्तीय स्थिति जो है बिहार की, वो बिगड़ चुकी है। घोटालों पर घोटाला हो रहा है, घटता राजस्व है, बढ़ता राजकोषीय घाटा है, बिहार पर कर्ज बढ़ रहा है, भारी ब्याज अदायगी है, बेकाबू भ्रष्टाचार है तथा खोखली और अदूरदर्शी नीतियों के कारण आज हमारा बिहार जो है कंगाल होने की स्थिति में जो है आ चुका है। और जो बचा कुचा इतना घोटाला हो रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। खजाना इन लोगों ने खाली कर दिया। और यही नहीं, जो कुछ भी बचा कुचा जो बजट का हिस्सा है, भ्रष्ट अधिकारी, बड़े नेताओं के संरक्षण में
उसमें भी घोटाला करते हैं। कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए नहीं है, पेंशनरों और किसानों को पैसा देने के लिए सरकार का खजाना जो है खाली हो गया और भ्रष्टाचारियों का, घोटालेबाजों का पॉकेट जो है वो गर्म है और किसी को डर नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम वही पुराना वाला जो सिस्टम है। अभी आप जानते हैं कि जिस हिसाब से बंटर बांट इन लोगों ने बिहार के खजाने का किया, सही ढंग से चाहे राज्य की एजेंसियां हो या केंद्रीय एजेंसियां हो, सही से जांच जो है नहीं कर दी और राज्य की एजेंसियां तो बचाने में लोग लगे हुए हैं, जो भ्रष्ट लोग। क्योंकि अगर सही से अगर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। अभी बतौलेबाज जो मुख्यमंत्री हैं, एस्पेक्ट फंड से उन्होंने 3,660 करोड़ रुपए निकाले, जो इमरजेंसी फंड कह सकते हैं, कंटीजेंसी फंड कह सकते हैं। उससे लगभग 3,000 जो कैबिनेट का जो आया निर्णय, उसमें से 3,660 करोड़ रुपए जो है निकाले गए। जो नॉर्मल स्कीम जो चल रहा है उसको चलाने के लिए अगर आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं तो साफ तौर पे ये मालूम पड़ता है कि बिहार में वित्तीय अराजकता का माहौल है और बिहार कंगाल होने की स्थिति में आ चुकी है, जिसको हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए। हर बिहारी पे कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के सामने सम्राट चौधरी जी ने कई बार गुहार लगाई कि हमको फंड की जरूरत है, फंड की जरूरत है, लेकिन डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहते नहीं नहीं अभी छोड़, अपना देखो। यानी केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए था बिहार सरकार को, अब वो भी फंड जो है केंद्र सरकार ने अपना पल्ला जो है झाड़ लिया। हर बार एक बड़ा घोटाला होता है, लेकिन छोटा किरानी और कर्मचारी की ही गिरफ्तारी होती है। लेकिन नीतीश जी और बीजेपी एनडीए की सरकार में, राज्य में जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य सरगना है, जो प्रभावशाली है, जो लाभार्थी है, उन तक कभी भी जांच एजेंसी जो है पहुंच नहीं पाती, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। यानी उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है। चाहे एस्टिमेट घोटाला हो, चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे सीएजी घोटाला हो, चाहे टेंडर घोटाला हो। आप बता दो, एक भी बड़े अधिकारियों पर अगर कार्रवाई की गई हो तो, एक भी मंत्री पर अगर कार्रवाई की गई हो तो ये सरकार किसको बचाने में लोग लगे हुए हैं। हमने कई बार पहले भी डीके टैक्स का मुद्दा उठाया था, कई बार, कई दिनों से उठाते रहे कि बिना डीके टैक्स दिए हुए बिहार में कोई काम नहीं होता। आज भले ही नाम का सरकार बन गया हो, लेकिन पूरा सीएमओ पर काबिज वही लोग हैं जो पुराना सिस्टम चल रहा था। आज भी वही रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी जो है और बड़बोले जो सीएम हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सम्राट चौधरी जी को कोई मतलब नहीं है। सम्राट चौधरी जी को तो केवल स्टैंप रबर वाले मुख्यमंत्री है, जो केंद्र से कहा जाएगा उस पर स्टैंप लगाने का काम करेंगे। जो सम्राट चौधरी है एक अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री है,
जो केंद्र बोलेगा उस पर छाप मारते रहेंगे, बड़ा ताम झाम सिक्योरिटी का लेके चलेंगे, बड़ा बंगला चाहिए, उसी में वो व्यक्ति खुश है, ना केंद्र से कोई मदद मिल रही है। अब तो ऐसा मुख्यमंत्री जो 1 रुपए में 1 एकड़ किसी एनजीओ को दे देता हो, करोड़ों रुपए की लागत से जो संरचना जो बिहार सरकार ने बनाई है, वो व्यक्ति चाहे योग के बहाने या किसी के बहाने, मुंगेर में तो योगा पहले से ही सबसे पहला सेंटर था वो योग का, वहीं से योग का सेंटर जो शुरुआत हुई, यानी 1 रुपए में 99 साल लीज पे जो बांस घाट है 80-90 करोड़ का जो बना, उसको जो है दे दिया गया। अब जो है पर्ची और महंगा कटेगा। अधिकारी लोग भी असल में जान रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो हम लोग बोलते रहे कि भाई स्वास्थ्य गड़बड़ है, इनको हाईजैक कर रखा अधिकारी लोग, ये कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। वही डीके टैक्स जब हम 17 महीने आए तो हम लोगों ने उस पर काम किया, कार्रवाई की, डीके टैक्स नहीं चलने दिया गया। हम लोगों का कंसंट्रेशन उन 17 महीनों में गुड गवर्नेंस पे था, 5 लाख लोगों को नौकरी देने में था, अपने वादे को, कमिटमेंट को पूरा करने में लगा रहा। लेकिन कुछ लोग बेचैनी में, नौकरियां मिल रही हैं तो फंड नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, तो इनका घोटाला नहीं चल रहा है, तो इन लोगों ने मिलजुल करके कठपुतली मुख्यमंत्री जी से उसके बाद अपना काम फिर शुरू कराया। और सम्राट चौधरी जी का तो विट्टो लगा था, और सम्राट चौधरी का यही शर्त था कि यही अधिकारी रहेंगे, यही सिस्टम रहेगा, और सम्राट चौधरी को तो सब कुछ मंजूर है भाई। तो अनूठा है, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, कितनी उनमें गहराई है ये अधिकारी जानते हैं, कितने उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं, कितने मामले की समझ है ये वो अधिकारी जानते हैं, कितने योग्य हैं ये भी वो अधिकारी चाहते हैं। तभी इस तरह का मुख्यमंत्री आज बिहार में बना हुआ है, ताकि इनको रबर स्टैंप जैसा लोग चलाते रहे। और नीतीश कुमार जी के मामले में तो हम क्या कहें, तो भ्रष्टाचार के बीच में तामा निकले, और ये अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री जिसको समझ नहीं। अब हमारे कुछ सवाल हैं, और हम चाहेंगे जितने यहां पत्रकार भाई आप लोग हैं, इस सवाल को जरा आप समझिएगा। मेरा छापना मत छापिएगा, लेकिन कम से कम ये सवाल जरूर छापिए। ये सवाल छापने से सरकार पे प्रेशर बनेगा, सरकार को जवाब देना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम आपको गारंटी कर सकते हैं कि सरकार के पास इसका कोई उत्तर देने नहीं आएगा। अगर सम्राट चौधरी जी में हिम्मत है तो आज जो हम 20 सवाल पूछेंगे, उन 20 सवालों का जवाब आप दें। कितने गंभीर हैं ये पता चलेगा। तो पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं, एक मामूली सा ठेकेदार ऋषुश्री कई विभागों में टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे मैनेज कर रहा था। सरकार का निगरानी तंत्र इतने वर्षों तक क्या कर रहा था, या अपराधियों द्वारा निजी लाभ के लिए सब कुछ नजरअंदाज जो है किया जा रहा था। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा, ईडी की जांच में सामने आए जो चैट्स है, जो ईडी ने जांच किया, जो सामने आया, जो पता चलता है
कि ऋषिश्री कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावशाली कॉकस को सत्ता और सर्वोच्च अधिकारियों का संरक्षण कैसे प्राप्त था। जो चैट्स आए ईडी के पास, जो मिले, उससे पक्का पता चलता है कि जितने सर्वोच्च अधिकारी हैं, सत्ता प्रभावशाली लोग हैं, उनका संरक्षण कैसे प्राप्त था। वह अधिकारियों को निर्देश देता था। तीसरा सवाल, चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है। क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है अथवा सत्ता में बैठे राजनेताओं को खुद पकड़ने जाने का डर है। कितना देरी से चार्जशीट हुआ, क्यों? चौथा सवाल हमारा, 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबित किया गया। 2 अधिकारी जो आईएएस हैं उनको निलंबित किया गया, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। उनकी तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या सरकार को उनसे सबके पत्ते खोल देने की धमकी मिली है कि सबके पत्ते खोल देंगे? भाजपा जदयू ने सत्ता संरक्षित और पोषित भ्रष्टाचारियों को क्यों सजा से इम्यूनिटी क्यों दिया हुआ है? 5वां हमारा सवाल, वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों की गिरफ्तारी के बाद क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि इन्होंने अब तक कुल कितने करोड़ के सरकारी फंड को डाइवर्ट किया? और अगर हां, तो इस राशि को सार्वजनिक करने में देरी क्यों की जा रही है? क्या सरकार में बैठे लोगों को इनमें से कट मिलता है? ये हम लोग जानना चाहते हैं। कई विभाग में टेंडर घोटाले हुआ, ऋषिश्री जो मैनेज किया, 2 आईएएस गिरफ्तार हुए, कई इंजीनियर गिरफ्तार हुए, लेकिन कितना पैसा डाइवर्ट किया गया, कितने का घोटाला हुआ, वो अब तक क्यों नहीं बताया गया? या तो कट मिलता होगा तो बचाया जा रहा। छठा, आरोपी ऋषिश्री पहले से तय करता था कि ठेका किससे मिलेगा, और विभागीय का जो टेंडर होता है, जो क्राइटेरिया होता है, जो शर्तें होती है, विभाग उसी हिसाब से तय करता था। पूरा सिंडिकेट है ये। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या इस सिंडिकेट के सरगना मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय व निवास में बैठे अधिकारी थे और हैं? क्या किसी को भनक नहीं लगी? 7वां, जांच में सामने आया है कि सरकारी विभागों में बिल पास कराने और टेंडर देने के बदले 2% से 3.5% तक का फिक्स कमीशन चलता था। क्या यह भ्रष्टाचार का नंग सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां नहीं उड़ाता? कट चल रहा है। और कई डिपार्टमेंट में, जो कंस्ट्रक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग होती है, वहां तो 30% का चलता है सीधे। 8वां मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ऋषिश्री और उनसे संबंधित कंपनियों को मिले सभी टेंडरों की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएगी? जितना भी अभी टेंडर जिसको मिला है, ऋषिश्री ने कराए हैं, क्या उसका स्वतंत्र जांच होगा उन कंपनियों का, उन टेंडरों का? या सरकार को चिंता है कि उनके अपने प्रिय पोषित अधिकारी फंस ना जाए? तो होना चाहिए भाई जांच, और सार्वजनिक भी करना चाहिए। बिहार के आम नागरिकों को भी पता चलना चाहिए इसके बारे में। 10वां सवाल, ऋषिश्री द्वारा अधिकारियों और
उनके परिवारों की विदेशी यात्राओं, एयर टिकट और महंगे गिफ्ट्स का खर्च उठाने की बात सामने आई है। गृह विभाग, ईओयू, निगरानी और खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वित्तीय लेन देन से बेखबर क्यों थे? उनको नहीं पता था कि विदेश यात्राएं पर भेज रहा है ऋषिश्री लोगों को, होटल महंगा लग्जरी करा रहा है, एयर टिकट कराया जा रहा है, तो बेखबर ये सब एजेंसी क्यों थी भाई? या सरकार से उन्हें बेखबर रहने का ढोंग करने के लिए कहा गया था, तभी बेखबर होने का ढोंग कर रहे होंगे? पता तो सबको है कि कौन है किंग पिन, कौन है मास्टरमाइंड और कौन लोग सरकार में बैठे हैं, जो सीएमओ में या सीएम, सब लोग तो इस बात को जान ही रहे हैं। 11वां सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। छापेमारी में ऋषिश्री के पास से 99 संपत्तियों के डीड और करोड़ों की नकदी और जेवरात जो है बरामद किए गए मिले। बिहार की जनता जानना चाहती है कि एक ठेकेदार के पास राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कैसे आ गया, यह हम लोग जानना चाहते हैं। 12वां, सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझ जाइए, पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, यही सबको पकड़ता है। और इन्हीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे किया गया। कोई नहीं, आईएएस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। आज जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे लोग। 13वां सवाल, जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई है, कोई नैतिकता नहीं बची हुई है। अगर इतने घोटाले हुए हैं तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं उठा रहा। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा। ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी? हम जानना चाहते हैं बिहार पुलिस पे, ईओयू से पूछना चाहते हैं। इतना साल से सब पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है किसी पर जो है चार्जशीट नहीं कर रहे। क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? ये सवाल जानना चाहता है। ये बिहार के आम नागरिकों का पैसा है, किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषिश्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है भाई। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं ऋषिश्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था।
क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और केस को रफा दफा किया जा रहा है, ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफिया ऋषुश्री ने मदद की। बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? गुजराती कंपनी है उसने बचाया जा रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 17वां सवाल, क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं? जो इस स्केल के महाघोटाले को समय समय पर उजागर नहीं कर सकता है, या सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? यही ना हो सकता है। या तो इतने बड़ा स्केल महाघोटाले का आपके पास कुछ है ही नहीं, आप फेल हो चुके हैं, या तो आप सब मिले हुए हो, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तभी बचाया जा रहा है। 18वां सवाल, जब राज्य में जब सब कुछ ई टेंडरिंग के जरिए होता है, तो बीजेपी जेडीयू सरकार के पाले पोसे टेंडर माफिया का सिंडिकेट डिजिटल पोर्टल को कैसे मैनिपुलेट और मैनेज कर रहा था? ये हमारा सवाल है, सरकार के लोग बताएं। यानी ये टेंडरिंग को भी मैनेज कर देना ये लोग, गजब का सिंडिकेट है भाई। 19वां सवाल, एसवीयू ने 4000 पन्नों का चार्जशीट में सिर्फ 7 मुख्य आरोपी, 4000 पन्ना का चार्जशीट एसवीयू का, और केवल 7 मुख्य आरोपी को नामजद किया है और कहा है कि अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। यह बाकी बचे रसूखदार अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? अब तो पता है ना, रफा दफा करना है। 4000 का पन्ना में 7 मुख्य आरोपी, इसमें भी कोई आईएएस या कोई मंत्री या कोई नेता नहीं, उनका नाम हटा दिया गया है, रफा दफा कराया जा रहा है। यही एक खेल एनडीए का, नीतीश जी का। और जो मुख्यमंत्री बने वो कितने योग्य हैं, काबिल हैं, कितने गहराई तक जाते हैं, कितने गंभीर हैं, केवल लाउड माउथ है, सबको पता है क्या कैपेबिलिटी है उनमें, क्या एक्सपीरियंस रहा है उनमें। ऐसे लोगों को रबर स्टैम्प भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है कि 1 रुपया में 1 एकड़, जो एक एकड़ नहीं, कई एकड़ जमीन जो है दे दिया गया 99 साल की लीज पे। शमशान का कई घाटों का दिया जा रहा है। कैसे महंगाई बढ़ेगी, लोग को तो पूछना चाहिए। 20वां मेरा ये सवाल है कि इस सरकार में एनडीए के लोग जो हैं वो केवल प्रयोग करते हैं कि सभी बड़े घोटालों में दबाव पड़ने पर दिखावटी गिरफ्तारी की जाए, या उसे बलि का बकरा बनाना है तो दलित, पिछड़े, मुस्लिम समुदाय के ही अधिकारी हो। यानी या तो दलित होगा, या तो पिछड़ा होगा, या तो मुसलमान ही होगा। सृजन घोटाले में भी वही हुआ, प्रश्न पत्र घोटाले में भी वही हुआ, और ऋषुश्री घोटाले में भी वही हो रहा है। तब भी अनुसूचित जाति वर्ग के सुधीर कुमार, संजीव हंस, योगेश सागर इत्यादि को ही अभियुक्त बनाकर जेल भेजा जाता है। यानी
एनडीए सरकार का जो भ्रष्टाचार है और मामले में सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस है का रिकॉर्ड जो है स्थापित कर लिया है। सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस का रिकॉर्ड जो है स्थापित इन लोगों ने कर दिया है। नीतीश कुमार जी इनके भ्रष्टाचारियों के द्रोणाचार्य कह लीजिए, भीष्म पितामह कह लीजिए। और हम एक बात बता देते हैं आप सभी लोगों को कि बिहार के जो चंद अधिकारी हैं, जो सिंडिकेट जो चला रहे हैं, चाहे नीतीश जी के समय या सम्राट चौधरी के समय, जो चंद अधिकारी जो बिहार के हैं वो विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं विश्व के। इन लोगों को अवार्ड मिल जाएगा। हम तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बिना सत्ता में बैठे लोगों की सीधी या परोक्ष मदद के हो सकता है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अगर मुख्य साजिशकर्ता पर्दे के पीछे ही रहे और सिर्फ छोटे मोटे लोग को ही पकड़े जाए तो इस भ्रष्टाचार का असल किरदार कोई और ही है, समझ जाइए। ये कहीं और से चल रहा है। ऋषुश्री तो छोटी सी झलकी है, छोटी सी झलकी है ऋषुश्री। कई जो चंद अधिकारी जो हैं उनके बाल बच्चे बेटे बेटियां कंसल्टेंसी खोल रखे हैं, कंपनी खोल रखे हैं, कई विभागों में टेंडर मैनेज कराया जाता है मैनेज किया हुआ अधिकारी को भेज करके। क्या उनकी कंपनियों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने ऐसे लोग हैं देख लीजिएगा, कितना आईएएस लोग का जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको बिहार में हर विभाग में काम मिल जा रहा है, कंसल्टेंसी खोल दिया जा रहा है, कंपनियां खोल दी जा रही हैं। और किस किस विभाग में नहीं घुसे हुए ये बता दीजिए आप। सभी विभाग में घुसे हुए हैं। और ऐसे अधिकारी हर जगह बैठा दिए गए, प्लांटेड अधिकारी, जो इन बच्चों का कंपनियों में टेंडर और काम जो है मैनेज करते रहे। हम तो पहले से शुरू से ही कहते रहे, तो हम तो ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को यही लोग बीजेपी जो है आगे मुख्यमंत्री नहीं रहने देगा। वही हुआ। पहले भी हमने बोला खजाना खा लिए, घोटाला हो रहा, डीके टैक्स की बात की, वही सब हो रहा। 2 लाख रुपया महिलाओं को देने के लिए नहीं है, कब देंगे? पैसा नहीं है, भ्रष्टाचारी उड़ा के ले गया, अपना अपना पॉकेट ही लोग गर्म कर लिया। और आप तो सब लोग जान ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपरिपक्व है, अदूरदर्शी है, नाकाबिल है। और अधिकारी भी जानते हैं कि कितने बड़बोले हैं, बतौलेबाज सीएम है। गहराई और कितनी समझ, विवेक और योग्यता है ये अधिकारी जान रहे, इसलिए इनको शूट करते सम्राट चौधरी। उनको बस सिक्योरिटी हैवी चाहिए। 50 गाड़ी काफिला में चलेगा तो 100 गाड़ी काफिला में चलेगा। मोदी जी बोलेंगे तो 50 कदम खाली पैदल चल लेंगे। 1 नंबर आवास को तो नीतीश कुमार जी ने कई आवासों को लेकर के बनाया था, ये तो 5 नंबर ले लिए रे भाई। तो इनको गाड़ी और सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए? सेलेक्टेड मुख्यमंत्री को, मैंडेट के मुख्यमंत्री है, तो जनता ने चुना है। क्या इन्होंने नाम आगे किया था? फाउल माउथ है। बताओ, ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद कहता है हम इतना, एक नेता को इतना गाली देते, इतना गाली देते, इतना गाली देते हैं कि हम ही नेता बन गए। खुद ही कह रहे गाली देते हैं। अब बताओ, गाली देने वाला सीएम बन गया। बड़ी अच्छी बात है। और तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सही मायने में जांच जो है कब होगा
और सरकार से कई विभागों में जो कंपनियां हैं उसकी जांच कब होगी? अब तक का कितना बिहार सरकार का खजाना ऋषि श्री ने लूटा? या ये भी सृजन घोटाला जैसा हो जाएगा? या ये भी एस्टीमेट घोटाला जैसा हो जाएगा? या अन्य घोटालों जैसा हो जाएगा? जो मास्टरमाइंड है, जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, क्या वो बचे रहेंगे? तो ये हमारा सवाल था, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के समक्ष करते हैं। और कोई सवाल इस मामले से अगर है, हालांकि सरकार जो है आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर दौड़ाता रहता है, लेकिन असल मुद्दा ये है। फाउंडेशन पे बिहार सरकार मेहरबान क्यों? और कोई भी तो हो सकते थे, बिहार के लोग भी हो सकते। भाई अनूठा मुख्यमंत्री से पूछिए। कई साल से सेंटीमेंट चल रहा था, कई लोग, लेकिन बीच में आपकी भी गुबार उस समय आपका। अरे भाई, हम लोगों ने तो कई बार जांच की मांग की, हम लोगों ने कई बार विधानसभा से लेकर के कई घोटालों का जिक्र किया, कई बार हमने बात रखी। पूरा सिस्टम तो उन्हीं का है ना, जांच एजेंसियां तो उन्हीं की हैं। हम जब मंत्री हो तो काम हो रहा था ना, 5 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही थी ना। 17 महीने में डीके टैक्स बंद हो गया था, तभी तो हमारी सरकार गई है। बेचैनी था ना उधर। और कारण क्या था कि सिंडिकेट को तेजस्वी पसंद नहीं था। सिंडिकेट को तेजस्वी पसंद नहीं था। आज इस पेश में आप जब मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, तो उन अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं कर पाए, लिहाजा आपने पसंद नहीं। भाई, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और सभी लोगों पर जो है हमारा दबाव था, काम उसी हिसाब से चल रहा था। लोगों को हम नापसंद आ रहे थे, हमारी मात्र 17 महीने में सरकार चली गई। भाई हम हमारे पास गृह मंत्रालय नहीं ना था भाई। चलिए, कौन है वो? कौन है वो आप जान ही रहे। आप ये भी ना जानते कि किंग पिंग कौन है। आप तो ये भी जानते सीएमओ से चलता है। आप तो सब कुछ जान ही रहे, आपसे कुछ छुपा है। आप समझ जाइए कि सिंडिकेट के लोगों का हालत खराब था। हम लोगों का क्या काम था? गुड गवर्नेंस दे। हम लोग आईटी पॉलिसी बना रहे थे, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना रहे थे, हम लोग 5 लाख नौकरियां दे रहे थे। इस काम में हम लोग लगे हुए थे। लास्ट क्वेश्चन। 2012 से ऋषि का सिंडिकेट खड़ा हुआ, 2024 तक चलता है। वो जब तक सरकार इनकी रहेगी तब तक चलता रहेगा, अभी भी बचाया जाएगा। अरे भाई, आप सृजन घोटाला देखें, आप तो थे। आपने एस्टीमेट घोटाला भी देखा होगा, आपने सीएजी घोटाला भी देखा होगा, आपने टेंडर घोटाला भी देखा। सब चीज़ तो आपने देखा ही। ईडी के अनुसंधान में सीधे तौर पे अधिकारियों के नाम के साथ भैया दीदी का संबोधन भी जिक्र है। भाई, आप देखिए ना, कोई वकील क्यों नहीं गया ऋषि के मामले में? चार्जशीट में कोई अधिकारी का नाम क्यों नहीं है? सब छोटे लोग हैं, छोटी मछलियाँ। आप आवाज उठाएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? तो ये इसमें तो भाई आप लोग का सहयोग चाहिए ना। हम लोग तो टिके रहते हैं, आप ही लोग ना डाइवर्ट हो जाते हैं। आप लोग तो ट्रकें दिखाने में लगे रहते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।